देवता एपिसोड 19। उन्हीं दिनों जुबैर अपनी वालिदा के इलाज के लिए लाहौर आया हुआ था। एक रोज शाहीना मुझे उसके यहाँ ले गई। जुबैर वाकई एक खूबरू जवान था। गुफ्तगू के दौरान मैंने उसके ख्यालात पढ़े तो पता चला कि वो भी शाहीना को चाहता है, लेकिन मोहब्बत का इजहार इसलिए नहीं करता कि खुद को गुलफाम समझता है। उसकी ख्वाहिश है कि शाहीना उसके पीछे फिरती रहे। शाहीना अपने दिल के हाथों मजबूर थी, इसलिए किसी न किसी बहाने उससे मिलने चली आती थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जुबैर को किसी तरह मुहज्जिब अंदाज में मजबूर करूंगा कि वो इज्जत व आबरू के साथ मेरी बहन का हाथ थाम ले। उस रोज मैंने मंसूबा बनाया कि जुबैर के दिल में शाहीना के लिए किस तरह तड़प पैदा करना होगी। इस अमल के लिए मुझे मुकम्मल खामोशी और ऐसे पुरसुकून माहौल की जरूरत थी जहां कोई मुदाखलत करने वाला ना हो। मैं ज्यादा से ज्यादा जुबैर के दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इस तरह मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सोचने पर मजबूर कर सकता था। इस मकसद के लिए मैं फिर रावी के किनारे उन्हीं दरख्तों की झुंड बचाने लगा। वहां मैंने तनवीमी अमल के लिए तस्खीर की मशकें की थीं और ख्याल खानी के लिए कश्फ समई मशकों से गुजरा था। अब भी मेरा यह दस्तूर हो गया। मैं उसी दरख्त के साए में बैठ जाता था और जुबैर के दिमाग में झांक कर उसकी तमाम दिन की मसरूफियात को समझ लिया करता था। पहले दिन जब मैंने उससे दिमागी राब्ता कायम किया तो वो उस वक्त अपने कमरे में था और लिबास बदलते हुए गजाला के मुताल्लिक सोच रहा था। साफ जाहिर था कि गजाला भी उसकी शख्सियत से मुतासिर हुई थी और यह सोचे बगैर कि जुबैर उसकी छोटी बहन की निगाहों का मरकज है, वो आदतन उसे भी अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश कर रही थी। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेता कि वो मेरी शाहीना के हक पर डाका डाले। मैंने जुबैर की सोच में कहा, मैं गजाला के मुताल्लिक क्यों सोच रहा हूं? भला शाहीना से गजाला का क्या मुकाबला? शाहीना शर्म हया का मुजस्सिमा है, एक तालीम याफ्ता मशरिकी दोशीज़ा की खूबसूरत मिसाल है, और गजाला बेहयाई की एक बदतरीन मिसाल है। वो बाजारी औरतों की तरह देखती और मुस्कुराती है। उसकी गुफ्तगू में रोमांस नहीं होता, दावत गुनाह होती है। जुबैर ने सोचा, हाँ, गजाला के जाहिर से उसके बातिन का पता चलता है। पता नहीं उसके कितने ही आशिक होंगे, लेकिन मैं तो महज वक्त गुजारने के लिए उससे बातें करता हूं। मेरी सोच ने कहा, मर्द पहले बातों की चिकनाहट से ही फिसलता है। ये बात गजाला अच्छी तरह जानती है। क्या जरूरी है कि गजाला जैसी औरतों को लिफ्ट दी जाए? मैं गलाजत की तरफ जाऊंगा तो बदबू के सिवा क्या तय होगा? खुशबू के करीब रहूंगा तो मेरा वजूद भी मुअत्तर रहेगा, और शाहीना बिलाशुबा सरापा खुशबू है। जो बात ठोस दलाइल के साथ कही जाए उसकी सदाकत से कोई इनकार नहीं करता। जुबैर भी तालीम याफ्ता और ज़हीन था और इस हकीकत को तस्लीम करता था कि शाहीना सही मानों में एक मिसाली शरीके हयात बन सकती है। मैं 3 दिन तक रावी के किनारे आबादी से दूर उस वीराने में जलता रहा और रफ्ता रफ्ता जुबैर को शाहीना की अहमियत का एहसास दिलाता रहा। दूसरे दिन वो पहली बार शाहीना से मिलने खुद ही उसके पास गया। असल बात यह थी कि मैं उसकी सोच बनकर जो कुछ कहता था, जुबैर उसे अपनी ज़मीर की आवाज समझकर कायल हो जाता था। तीसरे दिन उसने शाहीना के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ कर लिया और यह वादा भी किया कि उसकी वालिदा के सेहतयाब होते ही वो चचा जान से शाहीना का रिश्ता मांगने आएगा। मैं खामोशी और तन्हाई में सायादार दरख्तों के दरमियान मराकबे में बैठा था और शाहीना और जुबैर की मोहब्बत भरी बातें सुन रहा था। अचानक मराकबे के दौरान मेरे दिमाग में रोशनी के झमाके होने लगे। इसका मतलब यह था कि कोई मेरी तन्हाई में मुखिल हो रहा है। मैंने फौरन ही अपनी आंखें खोल दी। उस वक्त शाम के साए गहरे हो गए थे, किसी कदर अंधेरा था। मैंने अपनी कुव्वत समात एक आवाज पर मबजूल कर दी। वो एक आवाज नहीं थी, कई आवाजें थीं। हल्के हल्के कदमों की चाप, कदमों के चुरचुराते हुए सूखे पत्तों की सदाएं। वो सदाएं लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। मैं बैठे ही बैठे इधर उधर गर्दन घुमाकर देखने लगा। फिर मुझे दूर अपनी तरफ कैसर नजर आया। उसके दाएं बाएं 2 साथी खड़े हुए थे, तीनों के हाथों में हॉकियां थी। मैं अपनी जगह से उठने लगा। मेरे बाएं तरफ से बशीरे की आवाज आई, कैसर, मेरी इत्तला गलत नहीं थी, देख लो, पता नहीं ये इस जंगल में किस लिए आया करता है। कैसर ने कहकहा लगाकर कहा, अपनी मौत को आवाज देने आया करता है। आज वो मौत इसके करीब आ गई। बेटे फरहाद, अपने पीछे देखो, वहां तुम्हारा बाप खड़ा हुआ है। मैंने घूमकर पीछे देखा, वहां 4 आदमी खड़े हुए थे। सूरज शक्ल से ही गुन्ने नजर आ रहे थे। एक उनमें से सबसे लहीम शहीम था और बड़ी सफाकी से मुस्कुराता हुआ अपना चाकू खोल रहा था। मुझे कैसर की आवाज सुनाई दी, ये रामेशा है, ये इंसानों को जानवरों की तरह पटक कर जिबा करता है। शायद हम तुझे जेर न कर सके, लेकिन ये तुझे निकलने का मौका नहीं देगा। रामेशा अछरे का मशहूर बदमाश और कातिल। मैंने उसके बारे में 12 सुना था और आज अपनी आंखों से उसे देख रहा था।
वो आठों मेरे चारों तरफ फैल रहे थे, मेरे फरार होने के रास्ते मसदूद कर रहे थे। मैं तन्हा क्या कर सकता था? क्या यहां मेरा इल्म काम आ सकता था? नहीं, मैं सिर्फ ख्यालात पढ़ सकता था। दुश्मनों के हाथों को, हॉकियों को और चाकुओं को अपनी तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता था। मैं एक वक्त में किसी एक को अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर सकता था। उस वक्त तक बाकी साथ मुझ पर पल पड़ते और मेरा कीमा बनाकर रखते थे। मैं किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकता था, क्योंकि मराकबे के लिए मैंने ऐसी वीरान जगह का इंतखाब किया था जहां से शाज़ो नादिर ही किसी इंसान का गुजर होता था। आज वो जगह मेरा मदफन बन रही थी। ऐसी बेयारी और मददगारी के वक्त कोई पुरस्रार इल्म और शोबदेबाजी काम नहीं आती। एक मर्द सिर्फ अपनी जहानत और बाजुओं की कुव्वत से ही अपना बचाव कर सकता है। मैं अचानक ऐसे दरिंदे की तरह गुर्राने लगा जिसके चारों तरफ शिकारियों ने घेरा डाल रखा हो। वो लोग बड़ी होशियारी से घेराव कर रहे थे। मुझ पर हमला करने से पहले मेरे फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर रहे थे। अभी शाम के गहरे साए थे। रात की तारीकी होती तो मैं उस तारीकी से कुछ फायदा उठा लेता। फिर मैंने अचानक फैसला किया कि मुझे रामे शाह से फिलहाल कतराना चाहिए, क्योंकि उसकी मुट्ठी में नंगा चाकू था और उसके दाएं बाएं दो गुंडे मुझ पर छलांग लगाने के लिए तैयार थे। मैं यक बयक पलटकर कैसर की जानिब लपका। सबने अपनी हॉकियां संभाल ली थी, लेकिन मैंने उन्हें डॉच दिया। कैसर के करीब पहुंचने से पहले ही उसके एक ऐसे साथी पर छलांग लगाई जो नशेब की तरफ खड़ा हुआ अपने हाथों में हॉकी तोल रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी फुर्ती से पैंतरा बदलकर उस पर छलांग लगाऊंगा। उसके हाथों में हॉकी उठी रह गई और मैं उससे लिपटकर नशेब में ढलकता चला गया। हम दोनों लुढ़क रहे थे। मैं एक हाथ से हॉकी छीन रहा था और अपने सर से उसकी नाक पर टकरे मारता जा रहा था। दूर ऊंचाई पर उसके साथियों के बोलने और दौड़ने की आवाजें आ रही थी। सतह जमीन पर पहुंचकर हॉकी मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसे टांगों पर रखकर सर से ऊपर दूसरी तरफ उछाल दिया। दौड़ते हुए कदमों के धमाके करीब आते जा रहे थे। मैंने फुर्ती से उठकर अपने मुकाबिल को उठने का मौका नहीं दिया। हॉकी के एक ही वार में उसे बेकार कर दिया और दौड़ते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। मैं इसी तरह अपना बचाव कर रहा था। उनसे दूर भागने के दौरान जो पहले करीब आता उससे मुकाबला करता। फिर इससे पहले कि वो दोबारा मुझे चारों तरफ से घेरे, मैं भागकर उनसे दूर निकल जाता। कुछ मैं चालाकी से काम ले रहा था, कुछ वो चालाकी से काम ले रहे थे। मुझे दरिया की तरफ आबादी की समत जाने का मौका नहीं दे रहे थे। जंगल के अंदर ही अंदर रगेदते जा रहे थे। भागते हुए कदमों से जमीन दहल रही थी। कभी हॉकियों के खटाखट गूंज रही थी और कभी कराहें और चीखें लहराती हुई दूर तक भटक रही थी। वो जख्मी हो रहे थे, मैं भी जख्मी हो रहा था। मेरे जिस्म के कितने ही हिस्सों पर चोटें आई थी। सर से खून बह रहा था और चेहरे पर फैल रहा था। हर चोट पर मैं जख्मी शेर की तरह भिपट जाता था। वो मान गए। उनके सुस्त हमले बता रहे थे कि वो जख्मी दरिंदे की तुंद मिजाजी को तस्लीम कर रहे हैं। मेरे लड़ने का अंदाज भी ऐसा था कि वो बैक वक्त हमला नहीं कर सकते थे। मैं हॉकी घुमाता हुआ दूर तक पैंतरे बदलता चला जाता था। जो करीब आता उस पर हमला करता, फिर एक तरफ भागता चला जाता। रामे शाह दूर ही दूर से मेरा ताक़ुब कर रहा था। वो इस इंतजार में था कि मेरे हाथों से हॉकी गिरे तो अपने चाकू की धार मुझ पर आजमाए। उसे तो मौका न मिला, मुझे ही उसके करीब पहुंचने का मौका मिल गया। जब तक दूसरे मेरे करीब पहुंचते, मैं हॉकी से उसके सर पर एक शदीद ज़रब लगाता हुआ गुजर गया। उसके हल्क से एक चीख निकली और मैं छलांग लगाकर एक घनी झाड़ी के पीछे चला गया। एक तवील जंग जारी थी। उस वक्त तक रात की तारीकी फैल चुकी थी। उनके 3 साथी बेकार हो गए थे। चौथा रामे शाह जख्मी हो गया था। बाकी 4 दुश्मन मोहतात होकर मेरा पीछा कर रहे थे। अब वो फैलने की बजाय एक साथ आगे बढ़ रहे थे, झाड़ी की दूसरी तरफ से आ रहे थे। मैं वहां से घूमकर फिर रामे शाह की तरफ आ गया। वो दोनों हाथों से सर थामे उठने की कोशिश कर रहा था। मैं तेजी से उसके करीब आया और हॉकी से ताबड़तोड़ हमले करने लगा। उसकी चीखों पुकार से जंगल का सन्नाटा गूंज रहा था। मैं उस बदमाश को बिल्कुल ही बेकार कर देना चाहता था जिसे कैसर मेरे कत्ल के लिए किराए पर लाया था, और वो अपने खून में नहा रहा था। उसमें अब चीखने की भी सकत नहीं रही थी। वो उखड़ी उखड़ी सांसें लेता हुआ मुझे रहम तलब नजरों से देख रहा था। उसी वक्त पीछे से कई हॉकियां मुझ पर बरस गईं। मैं अपनी हॉकी लहराता हुआ पलटा तो वो दूर छटक गए। मैं गोश्त पोश्त का इंसान हूं, फौलाद का मुजस्समा नहीं हूं कि मुझ पर दुश्मनों के हमलों का असर ना हो। मैं तो इस बुरी तरह जख्मी हो गया था कि अब मेरा सर चकराने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता था। मैं आंखें भींच भींच कर देखने और पैरों पर खड़े रहने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा न करता तो अब तक जिंदा सलामत नजर न आता, लेकिन अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैं गिरते गिरते हॉकी जमीन पर टेक कर संभल गया, जरा सा झुक गया। झुकते ही मुझे रामे शाह के करीब पड़ा हुआ चाकू नजर आया। मैंने सर उठाकर देखा। वो चारों सहमे हुए थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं गिरने वाला हूं या उन्हें धोखे में रखकर रामे शाह की तरह किसी एक की मरम्मत करने वाला हूं। मैंने अपनी आखिरी तमाम कुव्वतों को समेट कर वो चाकू उठा लिया और एक शराबी की तरह
लड़खड़ाते हुए ललकारा। मेरे बाएं हाथ में चाकू था और दाएं हाथ में हॉकी, और मैं कैसर की तरफ पलट गया। वो अचानक ही दूसरी तरफ घूमकर भागने लगा। उसे भागते देखकर वो तीनों भी भाग खड़े हुए। उन्हें यकीन हो गया था कि वो मुझे गिरा नहीं सकेंगे। मैंने तन्हा एक हॉकी से 4 दुश्मनों को मार गिराया था। अब तो चाकू भी हाथ आ गया था, फिर वो जान बचाकर कैसे न भागते। वैसे उनकी बुजदिली से मेरी जान बच गई। वो मेरा आखिरी दम तोड़ता हुआ हौसला था कि मैं हॉकी का सहारा लिए खड़ा था और आगे पीछे डोल रहा था। चाकू हाथ से छूटकर गिर पड़ा था, फिर मैं भी गिर पड़ा। मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि मैं अपनी टांगों पर खड़ा रह सकता। वो वापस आकर अब बड़ी आसानी से मुझे हलाक कर सकते थे। मैं जमीन पर घिसटने लगा, इस मकाम से दूर होने की कोशिश करने लगा। मेरा सर घूम रहा था। तारीकी में पहले आसपास के दरख्त नजर आ रहे थे, अब आंखों के सामने ऐसा अंधेरा छा गया था कि कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। बस एक जिंदगी से मोहब्बत थी, और उसी जिंदगी का रत्ती भर हौसला मुझे पनाह की तलाश में घसीट रहा था। मेरा जिस्म दुख रहा था, हड्डियां चटक रही थी, जख्मों से टीस उठ रही थी, और मैं जहन्नम की तारीकियों में रींग रहा था। कहीं पर रोशनी की एक हल्की सी रमक भी नहीं थी। उस वक्त मुझ में सिर्फ 2 कुव्वतें थी, एक रींगते रहने की, दूसरी सुनते रहने की। मेरे कान आहटों पर लगे हुए थे कि कहीं दुश्मन पलट कर ना आ जाए। नहीं, किसी के कदमों की आहट नहीं थी। झींगरों की चिक 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 कानों में बज रही थी। शाखों के झूमने और पत्तों के सरसराने की आवाजें आ रही थी। मेरे साथ साथ वो तमाम आवाजें भी रींग रही थी। थोड़ी देर तक मैं अपनी जिंदा लाश को घसीटता रहा। न जाने कितनी दूर निकल आया था। आबादी से करीब था या आबादी से बहुत दूर चला आया था। बस फिर हिम्मत जवाब दे गई और मैं चारों शाने चित हो गया। अब कोई आए और मुझे ज़िबा कर डाले, तब भी नहीं उठूंगा। जिंदगी के लिए जितना लड़ना था लड़ चुका था। अब तो मरते वक्त आराम आ रहा था। मेरा जिस्म ढीला पड़ गया, आंखें यूं फैल गईं जैसे पथरा गई हो। मैं होशो हवास की दुनिया से जा रहा था, मगर वाह रे मौत, इतने जख्म पहुंचाने के बाद भी करीब नहीं आ रही थी। मेरे आसपास भटक रही थी और मुझे कर्ब में मुब्तला कर रही थी। फिर मेरी आंखें बंद होते होते रह गईं। मेरे कान खड़े हो गए। किसी के भारी भरकम कदमों की धमक सुनाई दे रही थी। जंगल के सन्नाटे में जमीन की छाती धड़क रही थी। शायद दुश्मन आ रहे थे, नहीं, शायद कोई हमदर्द आ रहा था। जिंदगी आ रही थी या मौत आ रही थी, वो भी करीब आकर रुक गई। फिर किसी मर्द की गर्जदार आवाज सुनाई दी। कौन है तू? मैंने बड़ी नकाहत से आवाज की समत गर्दन घुमा दी। मुझसे कुछ फासले पर कोई खड़ा था। रात की तारीकी में सिर्फ उसका सफेद लिबास झलक रहा था। कोई लांबा सा जुब्बा पहने हुए था। वो कोई भी था, उसकी करख्त आवाज से पता चल गया था कि वो अच्छा आदमी नहीं है। फिर वो करीब आ गया। हमारे दरमियान एक नन्हा सा शोला लपका। एक लाइटर रोशन हुआ। उस रोशनी में एक स्याही माइल चेहरा नजर आया। स्याह चेहरे पर 2 बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें यूं लग रही थी जैसे कोई दरिंदा अभी अभी खून पी कर आ रहा हो। उसकी भवें इतनी घनी थी जितनी उसकी मूछें। वो मूछें मंगोलियन टाइप की थी और बाँछों से नीचे लटक रही थी। वो एक हाथ से मुझे टटोल कर देख रहा था जैसे कसाई बकरे को देखता है। फिर वो खुशी से दांत निकाल कर कहने लगा, ओहो, तगड़ा है, एकदम तगड़ा है। काफी खून बह चुका है, फिर भी एक बाल्टी और निकल आएगा। अबे कौन तुझे यहां मरने के लिए छोड़ गया है? हाँ? मैंने जवाब देना चाहा मगर सिर्फ होंठ खुलकर रह गए। हलक में सांसें अटक रही थी। मेरी कुव्वत गोयाई भी जवाब दे गई थी। उसने हिकारत से कहा, साला बोल नहीं सकता है? अपने पैरों से क्या खाक चलेगा? मुझे ही घसीट कर ले जाना होगा। कोई बात नहीं, बड़े आराम से ले जाऊंगा। ये कहकर उसने लाइटर को बुझा दिया। चंद लम्हों बाद मुझे अपने सर में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। उसने मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। फिर वो तकलीफ इंतहाई अजियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हो गई क्योंकि वो बालों को मुट्ठी में जकड़े मुझे घसीट कर ले जा रहा था। उफ, ऐसी बेरहमी, ऐसी संगदिली। एक कसाई भी बकरे को इस तरह घसीट कर कुर्बान गाह तक नहीं ले जाता। मैं पहले ही होशो हवास खो रहा था। उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मेरे हलक से एक आखिरी कराह निकली। फिर मुझे होश न रहा। बेहोशी के अंधेरों में गुम हो गया। मैं वक्ती तौर पर मर चुका था। ये एक तरह की मौत ही थी। मैं इस दुनिया को देख सकता था, ना सुन सकता था। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मैं सांसें ले रहा हूं या नहीं। मैं अपने आप से गाफिल था, लिहाजा
अपने लिए मर चुका था। न जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर रफ्ता रफ्ता मुझे होश आने लगा। पहले कुव्वत समात जागी, कानों में धीमी धीमी सी आवाजें आने लगी। कोई बड़बड़ा रहा था या ज़ेरे लब कुछ कह रहा था। मैं साफ तौर से नहीं सुन सकता था क्योंकि दिमाग पर अब तक धुंध छाई हुई थी। मैं बंद आंखों के पीछे खुद को महसूस करने और समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कौन हूं और कहां हूं। फिर दिमाग से धुंध छटने लगी। मुझे याद आ गया कि मैंने जंगल में दुश्मनों से मुकाबला किया था। मुकाबले के नतीजे में दुश्मनों का भी बुरा हशर हुआ और मैं भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा था। इसके बाद एक बेरहम कसाई कहीं से आया था और मेरे सर के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर मुझे घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। फिर मुझे होश न रहा और अब होश आते ही मैं खुद को प्याल के बिस्तर पर महसूस कर रहा था। मैं कहां हूं? यह सोचते हुए मैंने आंखें खोल दी। मैं औंधा पड़ा हुआ था। मेरा चेहरा जर्द और सूखी घास पर रखा हुआ था। मैंने करवट बदलकर सीधी तरह लेटने की कोशिश की तो तमाम बदन से दर्द की टीसें उठने लगी। एक तो खून ज्यादा बह जाने की वजह से मैं कमजोर हो गया था, दूसरे इस बात का इल्म हुआ कि मैं मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ हूं। रस्सी की लंबाई मेरे बाजुओं से जिस्म के अतराफ सांप की तरह लिपटी हुई पैरों तक बंधी हुई थी। मैं न तो उठ सकता था न बैठ सकता था। जमीन पर पड़ी हुई शहतीर की तरह सिर्फ इधर से उधर लुढ़क सकता था। कढ़ाई से उछलकर आग में गिरने वाली बात थी। कैसर और रामे शाह से बचकर मैं एक अनजाने दुश्मन के हत्थे चढ़ गया था। फरहाद अली तैमूर की हैरत अंगेज टेलीपैथी और सस्पेंस का ये सफर जारी है। देवता की अगली किस्त और उर्दू के मशहूर नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।